खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमारी इलेक्शंस जिस तरह आ रहे हैं करीब करीब, ये कोशिश रहेगी कि डिबेट की जाए उन पार्टीज़ की पॉलिसीज़ के ऊपर और उनको अवाम के सामने जवाबदेह किया जाए जो पार्टीज़ ये क्लेम करती हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है वन वे और दी अदर वे वो उनका है। आज के इस प्रोग्राम में जो है दो अहम तरीन पार्टीज़, तीन पार्टीज़ हैं लेकिन अलाइंस है क्योंकि एक पार्टी का, इसलिए उसको भी मैं इस वक्त एक पार्टी कंसिडर कर रहा हूँ। उनके दरमियान यहाँ एक डिबेट है और सवालात जो हैं वो पाकिस्तान की महजब यूथ उनसे पूछेगी। यूथ इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्रोग्राम्स के हवाले से भी क्योंकि जो 3 करोड़ के करीब वोटर है इस इलेक्शन में जो वोट डालने जा रहा है वो यही यूथ है और वो यही लोग हैं जिन्होंने आज से पहले कभी वोट नहीं डाला। तो ये 3 करोड़ का जो फैक्टर है 8 करोड़ के ओवरऑल वोट बैंक में से जो इंशाल्लाह कमिंग इलेक्शन पड़ेगा, ये यूथ उसका एक इंपॉर्टेंट तरीन फैक्टर बनकर उभरी है। आज के जो पैनलिस्ट हैं मैं उनका तारुफ करा दूं। वेरी वार्म वेलकम हुमायूं अख्तर खान साहब जो हैं, आप हम ख्याल ग्रुप से हैं, मुस्लिम इस वक्त अलायंस साहब का PMLN से वार्म वेलकम टू। उनके साथ वजीर कानून हैं पंजाब गवर्नमेंट के और PMLN को रिप्रेजेंट किया राना सनाउल्लाह साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं PTI के सरदार आसिफ और PTI के SN रशीद साहब। मैं अगर बात का आगाज जो है वो हुमायूं अख्तर साहब आपसे कर लूं कि आपको ऐसा क्या लगा कि आपने सोचा कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो आपको PMLN के साथ मिलकर लड़ना चाहिए? ऐसा क्या आपको लगा PMLN के एजेंडे में या मियां नवाज शरीफ साहब के एजेंडे में? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हम मुस्लिम लीगी हैं और हमारी हमेशा से ये सोच रही है कि मुस्लिम लीग की जो दरारें हैं, जो नाइतफाकी हैं, उनको दूर किया जाए और हमें इसमें कामयाबी हुई। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत बड़ापन दिखाया और उनकी मेरे नज़र में जायज़ नाराज़गियाँ बनती थीं, लेकिन उन्होंने उनको नज़रअंदाज किया और हमें वेलकम किया। और अभी आप हाल ही में जो उनके बयानात देख रहे हैं वो पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की की खातिर, पाकिस्तान के मसले दूर करने की खातिर हर किसी की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। हम अपनी पार्टी की सियासतें भूलें और इस वक्त मुल्क को बचाने की फिक्र करें, ये सोच है। राना साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब, ये जो हुमायूं अख्तर साहब ने फरमाया कि जी उन्होंने खुले दिल का मुजाहरा किया, ये खुले दिल का मुजाहरा जो है जो आपकी पार्टी ने किया वो इस वजह से किया कि PTI की तरफ जो है लोग उड़ोड़ के जा रहे थे, तो आपने कहा कि अब खुले दिल का मुजाहरा किया। इससे पहले तो बैन था किसी और पार्टी पे। नहीं, देखें, PTI में जो है वो मुशर्रफ दौर का जिस किस्म का गंद जा रहा है ना, उसको तो हम लेने को तैयार ही नहीं है। उन लोगों को तो कुछ जो है वो एक हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ आपके इल्म में है कोई लहा किया है। बाकी जो उनकी 72 रुकनी काबीना थी उसमें से तकरीबन कोई 32-35 के करीब लोग जो हैं वो PTI में जा चुके हैं। लेकिन उस दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने यानी एक साफ़ सुथरा किरदार रखा और बावजूद तमाम तर मजबूरियों के और सख्तियों के उन्होंने एक लाइन को जो है वो क्रॉस नहीं किया। तो उनके मुतल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से ये फैसला था कि अगर लोकल लीडरशिप जो है, यानी अगर कोई आदमी फैसलाबाद से है तो फैसलाबाद, अगर कोई लाहौर से है तो लाहौर, अगर कोई पिंडी से है तो पिंडी, अगर लोकल लीडरशिप जो है वो अगर मोतरिज ना हो तो उन लोगों को जो है वो वापस लिया जाए या उन लोगों के साथ जो है वो इत्तेहाद किया जाए। जिस तरह से पिंडी में एक साहब जो है वो काफ़ी अरसा जो है वो कोशिश करते रहे हैं लेकिन लोकल लीडरशिप जो है वो नहीं मानी, तो इसलिए फिर हमने उनको नहीं लिया। फिर उसके बाद 13 अगस्त को इमरान खान साहब गए थे वहाँ पे, तो उनको फिर उनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके जी, वरना ये उनको भी शामिल करने जा रहे हैं। ठीक, SN रशीद साहब और कुछ कमेंट करने से पहले मैं कुछ कहूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला ये है जी कि जितने भी लोग PTI में शामिल हुए हैं हर एक को नून लीग अप्रोच कर रही है कि अब नून लीग में शामिल हो जाएं। अच्छा, जब हमारी तरफ आते हैं काफ लीग से तो बड़े बुरे लोग होते हैं, लेकिन जब हमें छोड़ के जाते हैं नून लीग में, मसलन शाहिद देखिए शाहिद भिंडर साहब छोड़ के चले गए, अब वो फरिश्ता हो गए।
जाहिद हामिद साहब चले गए, फरिश्ता हो गए, शायद मंजूर गिल साहब चले गए, फरिश्ते हो गए। तो जो हमें छोड़ के चले जाता है नून लीग में, वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। सरदार साहब, आप किस तरह चले गए? आप तो बड़े नजरियाती पीपल्स पार्टी के साथ, ये किस तरह इतना बड़ा शिफ्ट हुआ? क्या नजर आया पीटीआई में आपको? आप ये पूछिए कि क्या मैंने देखा। जी, मैं आपने क्या देखा उस हुकूमत में? मैंने क्या देखा और उस हुकूमत में जिसमें मैं वजीर भी रहा 3-3.5 साल, जो कुछ मैंने देखा उस पर मैं अर्ज कर देता हूँ। लंबी बात नहीं, आपकी बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, रेलवे तकरीबन बंद हो चुका है, पीआईए पे इतना बड़ा कर्जों का बोझ है कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हें पैसे ना दे वो नहीं चल सकते जी। स्टील मिल, उसका भी यही हाल है। मैंने पाकिस्तान की मईशत और गवर्नेंस को टूटते देखा है, ब्रेक डाउन होते देखा। ठीक है। बेपनाह कोशिशों के बावजूद उनमें कोई सलाहियत नहीं रहेगी कि वो अपने आप को करेक्ट कर सके। वो जो करेक्शन का मैकेनिज्म होता है उन्होंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मोहतरम जरदारी साहब की सियासत ये है जी कि जो मुंह खोले उसके मुंह में एक लुकमा दे दो तो वो चुप कर जाएगा। वो लुकमे देने वाले इंसान हैं। एक बात मैं, मेरे मोहतरम भाई हैं राना साहब, इनकी खिदमत में मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि सियासत में थोड़ी सी रवादारी होनी चाहिए। अच्छा, हम एक दूसरे को हर वक्त कहते रहते हैं वो गंद उधर से इधर आ गया। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी बहुत सा गंद इनकी पार्टी के अंदर दिखा सकता हूँ, जो कि फॉरवर्ड ग्रुप को 30-32 पंजाब के MPs, मानिका ग्रुप जो है, मानिका ग्रुप या फॉरवर्ड ग्रुप कहलाता है अपने आप को। तो इसलिए हमें ये लबो लहजा, इससे हमें परहेज करना चाहिए। सरदार साहब मेरे बड़े भाई हैं और मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहूँगा, जो उन्होंने बात की है मुझे उससे इत्तेफाक है, लेकिन ये जो इन्होंने देखा, ये बहुत बड़ी इन्होंने बातें की हैं, तो ये देखने में इनको 4 साल क्यों लगे? जवाब ये है, मुझे तो जो टाइम लगा सो लगा है। आप राना साहब से पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कमेंट ना करें, वो कमेंट करेंगे। कायद आजम को जी, उनको कितने साल लगे थे? काफी दिहाइयां लगी, 25 साल मुस्लिम लीग में आने में। मुस्लिम लगेगा टाइम, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे? पहला सवाल, हमेशा आप कहते हैं यूथ 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 फेस्टिवल आप करते होते हैं। जब डेंगू का आता है तो आप निकल आते हैं, हमारे खादिम आला साहब जो हैं वो लेके पंपलेट साथ कि जी आके आगाही फैलाओ। आप मुझे ये बताएं कि अल्लामा इकबाल डे था, आप लोगों ने क्या ऐसा स्टेप लिया कि नौजवानों से अल्लामा इकबाल को जान पाए? जी देखिए, बात ये है कि अल्लामा इकबाल के अफकार, अल्लामा इकबाल की शायरी एक नसीहत और एक यानी एक इल्म की सूरत में वो तो इतनी ज़्यादा यानी वाफर है कि इस कौम का ही नहीं बल्कि मैं पिछले दिनों हैरान गया था। आप यकीन करें कि अल्लामा इकबाल को तो पूरी दुनिया जानती है और उसकी शायरी से और उसकी तालीमात से आगाह करने के लिए जो है वो किसी ख़ास स्टेप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी तालीम जो है वो तो हर आदमी को मालूम है। ठीक है जी, मुतमिन हो गए आपको यानी मेरा ख्याल है कि 9 नवंबर का इंतजार नहीं करना चाहिए अल्लामा इकबाल पूरा साल इकबाल डे समझने के लिए। अल्लामा इकबाल की तालीमात जो है वो तो हर दिन का हिस्सा है। सर मैं 9 नवंबर का इंतजार नहीं करता, मैं तो पूरा साल इकबाल डे मनाता हूँ। हमेशा मेरे ऊपर झंडा लगा पाकिस्तान का, देख लें आप बेशक। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात। लेकिन चले आप कम अज कम उस दिन को 9 नवंबर को ही मना लिया करें। बात ये है कि उसने कल सवाल हो गया यार, बस पब्लिक इसमें कामरान मैं अर्ज करना चाहूँगा, फंक्शन हुआ इकबाल पे जिसमें खान साहब ने तकरीर की। उन्होंने कहा कि हमारी यूथ पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में इंशाल्लाह इकबालियात जो है उसको लाजमी एक सब्जेक्ट बनाया जाएगा। कहते हैं कि एक कहावत है, गंदी से गंदी जमहूरियत भी अच्छी से अच्छी आमरीत से
अच्छी होती, ठीक है जी जी। लेकिन मैं पिछले दिनों देखा है एक वाकया ऐसा जिससे मुझे लगता है कि जो आमिर है ना वो आपसे बेहतर है। वो लोगों को थप्पड़ चपेड़े लाते मुक्के की सुने मारते वो एक मकसद के लिए मारते हैं, वो मकसद होता है इक़्तिदार। और आपका क्या मकसद है? 1, 1.5, 2 पाउंड का केक। और मुझे इंतहाई शर्मिंदगी है कि मैं उस सोसाइटी का हिस्सा हूं, सवाल क्या यार तुम्हारा ये सोसाइटी का हिस्सा हूं कि जहाँ पे इतना जुल्म होता हो, इतना जुल्म होता हो जिसकी बात नहीं। आपको भी खौफ खुदा करनी चाहिए। अल्लाह की लाठी बेवाज है, जिस दिन फाड़ जाए ना अगला पीछा सब बराबर कर देती है। एक सेकंड मैं अर्ज करूं, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ क्वेश्चन आ गया। एक सेकंड आपके साथ मुशर्रफ ने गलत किया, हमें बहुत दुख है जो आपके साथ हुआ, ठीक। बजाय आपको उसको चेंज करें, उसको आप तब्दीली लाएं उसमें कि आइंदा ऐसे ना हो, आप भी वही काम करें। ठीक है राणा साहब जवाब दे दें इसका। देखिए बात यह है कि किसी भी वाक़े को अपनी जहनीत और अपनी नज़र से देखना जो है वह हर आदमी के अपने बस में होता है। इस वाक़े को कि जिस हिस्से को आपने देखा है और उसके बाद होने वाले एक्शन को आपने यकसर नज़रअंदाज कर दिया है कि इस मुल्क की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के सन-इन-लॉ को हथकड़ी लगी है, वो हवालात गया है, वो जेल गया है। मैं समझता हूं कि ये आपकी तरबियत और आपकी जहनीत का कसूर है। आप अपनी तरबियत और जहनीत को दुरुस्त करें और हर वाक़या जो है उसको पूरे तनाज़र से देखें, यानी उसके एक हिस्से को भी देखें, दूसरे हिस्से को भी देखें। इस तरह से करना मुनासिब नहीं है। कह रहे हैं ना कि वो हथकड़ी लगी साहब, आपको पता है वो वाकया है कब का? वो 20 दिन पहले का वाकया, वो तो सोशल मीडिया पे आया तो मीडिया ने उठाया। बात ये है कि सुन ले अगर आप इस बहस में अगर पढ़ते तो सुन ले, फिर उस दिन ही जो है वो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होनी थी जिस दिन उस वाक़े से मुतल्लक जो मुद्दई है उसने अपनी कंप्लेंट फाइल करनी। आपने कहा कि जी मैं इसलिए नून लीग में आया कि मियाँ साहब का बहुत बड़ापन है, तो ये बड़ापन 2002 में कहा था जब आप मुशर्रफ के साथ थे उनके अगेंस्ट। मैंने आप वज़ीर तिजारत थे, आप वज़ीर तिजारत थे। मेरे बच्चे आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा था कि मियाँ साहब की हमारी तरफ जायज नाराजगी बनती थी और उन्होंने 2011 में बड़ापन दिखाया, उनकी जायज नाराजगी बनती थी। जो भी वजूहात हुए हम उनके छोड़ के गए, लेकिन उन्होंने हमें सर आंखों पे बैठाया। मेरा नाम बशारत भट्टी है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूं। जी जी। मेरा सवाल पीटीआई से ये है कि हाल ही में लाहौर में यूथ कन्वेंशन हुआ जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हम नौजवानों को 25% टिकटें देंगे, जबकि मौजूदा पार्लियामेंट में पहले ही से 25% से ज़्यादा यूथ मौजूद है और जितनी भी पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियां पहले ही से नौजवानों को 25% से ज़्यादा टिकटें दे रही हैं, तो तरीके इंसाफ ने कौन सा तीर मारा? ये आपकी बात ये गलत है। इस वक्त असेंबलियों में आप देख लें तो मेरा ख्याल एवरेज एज जो 50-55 होगी, वहां पे यूथ नहीं है। हम इंशाल्लाह यूथ को देंगे और एवरेज एज का मतलब ये नहीं है, एवरेज एज अगर 80 साल का बैठे तो एवरेज अपने आप को यूथ समझते हैं तो अलग बात है, लेकिन यूथ नहीं है इस वक्त असेंबलियों में। मुझे नाम गिनवा दें कौन सा है जो 35 साल से कम का एमएनए या एमपी है? कोई भी नहीं है। यूथ वहां पे कहाँ है? सर यूथ है, आपको कौन है? कोई भी नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यूथ के हवाले से, जोर से बोलें प्लीज। यूथ के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट गए और हमने इलेक्शन लिस्ट जो है उनको ठीक करवाया, जो 4.25 करोड़ जाली वोट थे वो निकलवाए और हमने कहा कि जिसका नादरा कार्ड बनता है उसका वोट ऑटोमेटिकली बनना चाहिए और 4 करोड़ यूथ के अब वोट बन चुके हैं हमारी पिटीशन पे। इधर बच्चे बैठे हैं, बच्चे बच्चियां, एक मेरी बात याद रखें जी, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन यूथ जो है पाकिस्तान की वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ खड़ी होगी। ये आपका बताना है।
साहब अपनी मंजी थले डांग फेरो कौन है IAC की पैदावार मंजी थले डांग फिरन की गल है तो मेरा ख्याल वो अपने वालिद साहब को कहन ठीक है फिर आपका घर मंजियों से खाली तो नहीं है ना, हौसला रखे। पहले तो मैं हुमायूं अख्तर साहब एक बड़ा मशहूर शेर है जो शायद मुझे आपको देखकर याद आ रहा है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो ए जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। 12 अक्टूबर एक सवाल करें, वो किस कॉस्ट के ऊपर आपने गुजारे, आपकी मोरालिटी क्या थी, किस नजरिए के तहत, किस असूल के तहत? जो मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारी सोच थी, मियां साहब ने उसको बुरा मनाया डेफिनेटली, और वो मियां साहब की बड़ाई थी। मेरा सवाल राना सनाउल्लाह साहब से है कि ये एजुकेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम यूथ को एजुकेशन देंगे। पिछले दिनों UN का एक फिगर आया कि पंजाब जो है वो 15 पैसे अपनी यूथ पे खर्च कर रहा है, एजुकेशन पे 15 पैसे, और दूसरी तरफ 4 अरब रुपया यूथ फेस्टिवल जैसे नाकाम इवेंट पे खर्च किया जा रहा है। 4 अरब रुपया, अगर ये 4 अरब रुपया आप इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करते हैं, एजुकेशन पे खर्च करते हैं, तो फैसलाबाद में जो 17 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं उनके बच्चे खुदकुशियां ना करते। आपका भी सवाल हुआ, आपने सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए और यूथ का वोट अट्रैक्ट करने के लिए ये इवेंट आप करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उंगलियां हला के ये कहा था कि मैं जरदारी को पार्टी चौक में उल्टा लटकाऊंगा, और जरदारी भी यही कहता है कि मैं नून लीग को उल्टा लटकाऊंगा, दोनों ने नहीं लटकाया, लेकिन हम यूथ आपसे आज वादा करते हैं कि हम आप दोनों को उल्टा लटकाएंगे। जवाब देना राणा साहब, आपकी जो तकरीर है प्लीज वो मोटिवेटेड है और सारी गलत है। अच्छा, और आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और बात ये है कि जो ये यूथ फेस्टिवल हुआ है इसके ऊपर जो कभी आप 4 अरब कहते हैं, कभी 8 अरब कहते हैं, कभी 10 अरब कहते हैं, ये फिगर्स आपके बिल्कुल गलत हैं। जो 2% एजुकेशन के बजट में से जो स्पोर्ट्स के लिए होता है उसी में जो है ये सारे इवेंट्स जो है वो उनको जो है वो किया गया है। सर आप ये आपके फिगर्स गलत है। मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं अब मैं फिगर का रेफरेंस मैं आपको फिगर्स दे देता हूं बेटे। नहीं देखिए इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन से पैसे लेके दानिश स्कूल बनाए, और इस प्रोग्राम 30 अक्टूबर के बाद इन्हें यूथ याद आ गई, पिछले साल 30 अक्टूबर के बाद। उसके बाद ये लैपटॉप बांटने शुरू किए, उसके भी पैसे प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के शुरू में 5700 स्कूल बंद किए इन्होंने पिछले 4.5 साल में। कामरान साहब ये एहसन साहब ने कहा है कि 5700 स्कूल बंद किया है, इनके 7 स्कूलों का नाम बताएं। प्रोग्राम के शुरू में यानी अब PTI का झूठ के अलावा अब कोई गुजारा नहीं है। जनाब ये प्रिंटेड राना सनाउल्लाह साहब, एक मिनट कामरान साहब, एक मेरी बात सुने। मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा तो खबर है कि बड़ी खबर नहीं है मायूसी, बड़ी खामोश भाई खामोश जी बड़ी मायूसी की बात है कि PTI को इस्लामाबाद में कोई खराबी नजर नहीं आ रही। बिजली का हर मसला आपने पंजाब हुकूमत के साथ डाला हुआ। राजा रंटल जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है, मैंने इधर एक आवाज नहीं सुनी कि भाई वो साहब बिजली का जो हशर करके प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं। आप लोगों को इस्लामाबाद में खराबी नजर नहीं आती। इधर जो काम हो रहा होता है, इधर अगर आपको यूथ फेस्टिवल में पाकिस्तान की यूथ खेल कूद करती, मुकाबले करती खुश नजर आई है, जो काम हो रहा है उस पर तनकीद कर रहे हैं, जो नहीं हो रहा वो काम को नजर नहीं आ रहा। आप दूसरी जमातों पे इल्जाम लगाते हैं कि दूसरी जमातें ISI की पैदावार हैं। असगर खान के केस के बाद ये साबित हो गया है कि कौन ISI की पैदावार है। राणा साहब अपनी मंजी थले डांग फेरो, कौन है ISI की पैदावार? राणा साहब जरा सवाल का जवाब दे दें। इन्होंने जो कहा है आपको कि अजहर खान केस में बेसिकली कहा, आप कहने का अंदाज होगा अपना, मैं उसका जिम्मेदार मैं नहीं। देखिए बात यह है कि जहाँ तक असद खान साहब के केस का मामला है उसका तो मैं इनको जवाब दे सकता हूँ जी। जहाँ तक मंजी थले डांग फिरन की गल है तो मेरा ख्याल वो अपने वालिद साहब को कहन। ठीक है, आपने कह दिया। मेरा ख्याल है कि
नहीं तो फिर आपने बात की है ना, फिर सुने ना, हौसला रखें। आपका घर मंजियों से खाली तो नहीं है ना, हौसला रखें। फिर बात ये है कि असगर खान का जो केस है, असगर खान के केस में जब इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने ये होल्ड किया है कि वहाँ पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनमें इतनी सब्सटेंस नहीं है कि किसी के खिलाफ जो है वो कोई बात की जा सके, उन्होंने इंक्वायरी का कहा है, वो इंक्वायरी हम फेस करने को तैयार हैं। ठीक है, उससे जो साबित होगा वो पूरी मैं एक चीज और कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिटेल जजमेंट में ये भी कहा है कि 2008-9 में जो सूटकेस भेजे गए थे गवर्नर रूल इम्पोज करके पंजाब की हुकूमत गिराने को, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मेरा नाम आतिफ मेयो। आपने पीटीआई से करना सवाल, ठीक है ना? मेरा क्वेश्चन सरदार साहब से है कि आप कॉमर्स मिनिस्टर थे 92 में, नवाशिफ साहब के साथ थे गालबन। इकोनॉमिक, चलिए आप बता दें किसके साथ थे। मैं आपके साथ साथ लेके चलता हूँ, आप बता दें सर आप किसके साथ। 92 में आप कॉमर्स मिनिस्टर थे, उसके बाद आप पीपल्स पार्टी में आ गए। सवाल पूरा करने जी, आप फिर पीपल्स पार्टी में आ गए। उसके बाद गिलानी साहब के साथ आप एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। 4 साल आपने एंजॉय करने के बाद जब आपने HEC को तोड़ने की घिनौनी साजिश की और जाली डिग्री वालों को फरोग दिया, वो करने के बाद आप अब आज आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है शायद आपकी नज़र में उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो आज इनको पकड़ लेते हैं, चलती हुई जहाज में चढ़ जाते हैं, शायद यहाँ पे मेरा कुछ बन जाए। तो आज आप इसके साथ आगे हैं, क्या आपको लगता है? यार सवाल क्या आपका? यही तो सवाल है सर कि बेसिकली आपका अपना विजन जो है वो क्या है कि जो चढ़ता हुआ सूरज है उसको सलाम करने वाला, या कोई आपका अपना विजन या पॉलिसी है कि इसको फॉलो करते हुए आप जो है सरदार साहब विजन बता दें अपना। ये सवाल तो हुमायूं अख्तर साहब पे भी लागू होता है। मुझे मियां नवाज शरीफ साहब की कबीना में था 1990 में, मैं आज़ाद इलेक्ट हुआ था। मैं कोई पार्टी छोड़ के नहीं गया, आज़ाद इलेक्ट। इससे पहले भी जरा पूछना हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है यार, ये सवाल हो गया। ये मुल्क बनाए 1946 में पंजाब असेंबली में 2 मेंबर्स की, अगर 2 मेंबर्स के वोट ना होते ये पाकिस्तानी बना था। वो 2 मेंबर्स मेरे सके चचा थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान बना। आज आप यहाँ खड़े हैं ना, आज आप खड़े हैं ना यहाँ पे, तो हमारे जैसे चंद लोगों की कुर्बानी है। लेकिन मेरे ख्याल में सर HEC के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? HEC मैं जवाब देता हूँ, आप सुनते ही नहीं जवाब। मैं क्या करूँ? आप एक तरफ यूथ का कहते हैं सुनामी लेके आएंगे, एक तरफ आप जाली डिग्री वालों को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है आपकी बातों में? देखिए, मसला आपकी प्राइमरी एजुकेशन का है, और हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं है, जिसमें से 1.25 करोड़ बच्चे पंजाब में स्कूलों में नहीं है। 4.5 साल में 5,700 स्कूल पंजाब की गवर्नमेंट ने बंद किए हैं प्राइमरी। रशीद साहब, ये क्या, ये भी बता दें, ये क्या हो रहा है? कहा कि इतने करोड़ स्कूलों में नहीं है, जरा ये फिगर भी दे दे कि जितने करोड़ स्कूलों में हैं वो कम से कम 10 करोड़ होंगे। फॉरेन ग्रेजुएट हूँ, लेकिन अगर मैं आज से 10 साल पहले चला जाता और सरदार साहब जो है जिस तरह वो एजुकेशन मिनिस्टर थे होते, तो ये जाली डिग्री वालों को प्रमोट करते और मेरे जैसा बच्चा आज पढ़ ना सकता इनकी वजह से, क्योंकि जाली डिग्रियां तो इस असेंबली में है। कामरान साहब, मेरा जवाब आप जवाब देंगे सर? देंगे जी। डिग्रीज के बारे में मैं अर्ज करूं जनाब, जो मेरा रोल रहा है मैं बिल्कुल इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ आपके सामने पेश कर देता हूँ। और वो यूं हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर एग्जामिनेशन ने मुझे नोटिस भेजा कि हायर एजुकेशन ने आपका फलां सर्टिफिकेट मांगा है वेरिफिकेशन के लिए। मैंने उन्हें तहरीरी जवाब दिया और मैं उस पोजीशन पे आज भी खड़ा हूँ। मैं उस पे पीछे, मैं उसकी कोई सफाई देने को तैयार नहीं। मैंने तहरीरी जवाब ये भेजा कि हायर एजुकेशन के पास कोई अथॉरिटी नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सिर्फ इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस ले सकती है। आप मुझे कौन होते हैं पूछने वाले? उससे आगे
मीडिया ने उसको बिगाड़ के इस तरह कर दिया कि जैसे मैंने को हायर एजुकेशन के खिलाफ बात की। सर ये जवाब आ गया। सिंपल है जी। इमरान खान कहते हैं कि मैं तालिबान को हुकूमत में लाऊंगा और उसके बाद उनसे कानून और आइन बनवाऊंगा। जब वो ख़वातीन के पर्दे के बारे में कानून बनाएंगे तो क्या पीटीआई की लेडीज़ इसकी पाबंदी के लिए तैयार हैं? क्योंकि पीटीआई की लेडीज़ पीटीआई में ही ऐसी ज़्यादातर लेडीज़ जो समझ नहीं आई सवाल ये है। वो ये कह रहे हैं कि तालिबान से करीब है इमरान खान साहब का मैनिफेस्टो, तालिबान भी कहता है कि वाले भी कहते हैं। तो आपके अगर मैनिफेस्टो अगर आप पावर में आ गए तो तालिबान का इस्लाम तो फिर इस तरह का है जिसमें खवातीन जो है बुरखा करें, तो आपकी पीटीआई की लेडीज भी इस तरह करेंगी? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी नहीं करेंगे बेटे। देखिए जो तालिबान है, जो पीछे मलाला पे अटैक हुआ, तालिबान को कंडेम किया खान साहब ने, और वो वाहिद मेरा ख्याल सियासतदान है जो मलाला को देखने गए पेशावर और कंडेम किया उन्होंने तालिबान को कि गलत उन्होंने हरकत की है। तो हम कोई तालिबान के साथ नहीं है, हम तुलबा के साथ हैं पाकिस्तान के। आगे बेटा करना सवाल। मेरे 2 पॉइंट है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आज पीएमएलएन को यूथ की बहुत याद आ गई। कभी यूथ फेस्टिवल, कभी यूथ कन्वेंशन, कभी यूथ कॉन्सर्ट। आज के पिछले साल पीएमएलएन को यूथ का ख्याल नहीं था, या जब इंटर के इशू में यूथ को जेल रोड पर बोर्ड ऑफिस के सामने डंडों के मारा जाता था तब यूथ का याद नहीं था। जब उसी यूथ को पकड़ के जेलों में डाला जाता था तब यूथ का याद नहीं था। पिछले साल इंटर का बच्चा खुदकुशी करता तब यूथ का याद नहीं था। तब यूथ का ख्याल क्यों नहीं आया पीएमएलएन को? जी राणा साहब। मुस्लिम लीग नून की पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंजाब एंडोमेंट फंड बनाया, जिसमें इस वक्त 10 अरब रुपया है, और उससे 50,000 तालिब इल्म जो हैं, वो तालिब इल्म जिनके वालदैन जो है वो उनकी तालीम का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो किसी मजदूर का बेटा है, किसी क्लर्क का बेटा है, उनके लिए जो है वो एंडोमेंट फंड जो है वो यूथ के लिए बनाया था ना। वो 50,000 जो है वो यूथ है, वो कोई जो यानी उम्र रसीदा लोग तो नहीं है। ये दानिश स्कूल जो बनाए हैं, ठीक है, उनमें जो है वो लोग होगा ताकि और सवाल हो जी, जो यानी कि गरीब लोगों के बच्चे हैं और वो वहां पे एलीट क्लास के बराबर तालीम हासिल करें, तो वो बच्चे जो है वो यूथ है। पहले तो मैं हुमायूं अख्तर साहब, एक बड़ा मशहूर शेर है जो शायद मुझे आपको देखकर याद आ रहा है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो ए जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। 12 अक्टूबर 1999 के बाद से लेके 10 साल तक नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से जिला वतन रहे, 2007 में वापस आए। मुझे ये बताएं कि इस अरसे में नवाज शरीफ को ऐसे क्या सुल्खाब के पर लगे कि आज आपके पास इख्तिदार नहीं था तो आज आप आकर फिर दोबारा मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो गए। तो 10 साल जो पिछले आपने गुजारे परवेज मुशर्रफ के साथ, एक सवाल करें, वो किस कॉस्ट के ऊपर आपने गुजारे? आपकी मोरालिटी क्या थी? किस नजरिए के तहत, किस असूल के तहत? और राणा साहब, बड़े अफसोस की बात है, एक क्वेश्चन आप तकरीर कर रहे हैं सर, आप एक वर्कर हैं, आप एक सर आप ऐड कर लीजिएगा, एक ही पार्टी है ना, इनसे लेना या मुझसे लेना? जवाब का जवाब ले लेना, आप तो बैठ जाए, हमारे साथ जवाब करें इसका जवाब। चलिए सर आप जवाब यार, आप जवाब सुना। देखिए मेरे भाई, पाकिस्तान की अगर आप तारीख में जाएं पीछे, उसमें बेशुमार वाक़यात हैं कि किसने किसी फौजी हुक्मरान के साथ काम किया, किस फौजी हुक्मरान ने किसको बनाया। ओके, 1999 में मैं खुद भी नवाज शरीफ साहब का वजीर था, मैं भी फारग हुआ था, मेरे घर के बाहर भी फौज खड़ी रही थी आके। लेकिन 2001 में जब मियाँ साहब 2000 के आखिर में चले गए मुल्क छोड़ के, तो हम में से कुछ ने फैसला किया कि मुस्लिम लीग को बरकरार रखते हुए हम अगले इलेक्शनों में हिस्सा लेंगे। जो मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारी सोच थी, मियाँ साहब ने उसको बुरा मनाया डेफिनेटली, और वो मियाँ साहब की बड़ाई थी कि जब मुस्लिम लीग को इकट्ठा करने का वक्त आया तो उन्होंने एक बड़े लीडर होने का मिसाल दी और उन्होंने मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा किया एक बार फिर। सियासत में इस तरह की गलतियां, देखिए हम कोई परवेज मुशर्रफ के साथ बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं गए। अगर मैं एक पीएमएलक्यू का हिस्सा था तो मैं एक इलेक्शन जीत के जाके बैठा ना, ठीक है, मैं इलेक्शन एडमिट कर रहे हैं ना मुशर्रफ साहब के दौर में। चौधरी शुजात का और शेख रशीद का क्या कसूर था? उनके लिए आपके दरवाजे फिर क्यों बंद? शुजात का कसूर यह था कि वो जाके पीपल पार्टी की गोद में बैठ गए। अब वो क्या करें? 3.5 साल
आपको अरे याद आप ये आया कह रहे हैं कि ये जरदारी शेख नहीं रशीद मदारी का है, कसूर। ये अली बाबा 40 चोरों का टोला है। जिस दिन आपको याद आया और आपकी सीट खाली हुई तो फिर एक और आमरीयत का पौधा उनकी गोद में चौधरी शुजात की सूरत में जाकर बैठा। आप अपना हिसाब दें, आप क्यों बैठे? मैं चौधरी शुजात का हिसाब नहीं दे सकता, अगर वो उनसे लें तो सर आप अपनी बात भी करें ना। कर दिए अपनी बात। अच्छा राणा साहब, राणा साहब सर एक तो ये बताएं कि आप जैसे वर्करों की हैसियत क्या है इस पूरे पॉलिटिकल सेटअप में कि मूंछें आपकी मोड़ी जाती हैं, जूते आप खाते हैं, मारे आप खाते हैं, कुर्बानियां आप देते हैं और हीरो ये बनते हैं, इक़्तिदार ये एंजॉय करते हैं, तरक्की ये करते हैं, लीडर गले से इन्हें लगाते हैं, टिकटें इन्हें मिलती हैं। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जितने लोग भी शामिल हुए हैं या हो रहे हैं जी जी वो आके जो है वो उस लाइन में लगेंगे जो मुस्लिम लीग नून में पहले से मौजूद है। हम पीटीआई की तरह ना किसी को सदर बनाएंगे ना किसी को वाइस चेयरमैन बनाएंगे। ठीक है, पीटीआई सवाल करें। सर मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान साहब जो हैं जिस दिन वो 30 अक्टूबर का जलसा हुआ तो उस वक्त उनके साथ कोई बड़ा नाम नहीं था ना सिवाय मियां अजहर साहब के। हमने देखा कि एक साल के बाद हम तो वहीं खड़े रहे, खान साहब तब्दील हो गए। आज बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर जो इनकलाब है वो खान साहब के अंदर आया है या इस अवाम में आया है कि खान साहब ने स्टेटस को ज्वाइन कर लिया है कि वही परवेज मुशर्रफ की आमियत के गोद के पौधे आज तहरीक इंसाफ के रूहे रवां बने। कोई तब्दीली नहीं आई तहरीक इंसाफ में। हर पाकिस्तानी का, हर सियासतदान का ये एक आईनी हक है कि किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले। अब बहुत से लोग पीटीआई में आ गए हैं, लेकिन ठीक है उनको उनकी खिदमात की बिना पे, उनकी काबिलियत के बिना पे जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन पार्टी में इलेक्शन हो रहे हैं और हर एक को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। बशमूल 18 नवंबर को इलेक्शन शुरू हो रहे हैं इंशाल्लाह और दिसंबर तक खत्म हो जाएंगे। खान साहब को भी अपनी पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफे हो रहा है। इस्लामाबाद या पूरा पाकिस्तान? इस्लामाबाद से शुरू होंगे, उसके बाद सारे पाकिस्तान में होंगे और सेंटर में भी होंगे और हर एक को, खान साहब को भी अपनी पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये खानदानी पार्टी नहीं बनने जा रही। उनका बेटा सुलेमान खान जैसे हमजा और बाकियों के बच्चे टेक ओवर कर रहे हैं वैसे पार्टी नहीं, ये एक इदारा बनने जा रही है पीटीआई, जहाँ पे आप लोग फैसला करेंगे कि कौन से रहबर होने चाहिए। खान न्याजी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगा और मेरिट पे फैसला करेगा। मेरिट पे फैसला होगा। सर ये बता दें कि हमारा वोट है 75% और आप हमें कोटा देंगे 25%, तो ये जो 70% सीटें होंगी ये किस क्राइटेरिया के मुताबिक? आपका वोट जो है, आपका वोट है 50% और देखिए तजुर्बा भी चाहिए। हुकूमत चलाने के लिए सिर्फ जज्बात नहीं चाहिए, तजुर्बा भी चाहिए। ये आपको जो तहरीर है ये जनरल पाशा ने भेजी है। मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि सारे गवाह जो हैं वो तो पाकिस्तान में हैं और गवाहों के बगैर तो मुकदमा हो नहीं सकता। इस तरह जी वो मुकदमा फ्लॉप हो गया। इतनी तनकीद होती है जरदारी साहब पे या नवाज शरीफ साहब पे, उसका तो आधा % भी आप इल्ताफ हुसैन साहब अब नहीं करते कराची के जलसे के बाद। राणा साहब मेरा आपसे एक सवाल है कि 20-22 किलोमीटर लंबी सड़क पर तकरीबन 70 अरब रुपए खर्च कर दिए गए हैं और नौजवानों को जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है उसका उनको सियासी रिश्वत पे लगाया जा रहा है। लेकिन आज का नौजवान कहता है इंजॉय विद शहबाज बट वोट फॉर इमरान खान। आपको ये आपको जो तहरीर है ये जनरल पाशा ने भेजी है। मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीन रोमा है और मेरा पीटीआई से सवाल है। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन पर मुकदमा करूंगा, लंदन जाऊंगा और उन पर मुकदमा करूंगा और उनको लंदन बदर कर दूंगा।
फिर उन्होंने कहा कि सारे गवाह जो हैं वो तो पाकिस्तान में हैं और गवाहों के बगैर तो मुकदमा हो नहीं सकता। इस तरह जी वो मुकदमा फ्लॉप हो गया। अब मेरा ये सवाल पैदा होता है कि उन्होंने ये दावा किया है कि बरसरे इक़्तिदार आकर मैं 90 दिन के अंदर सारी करप्शन ख़त्म कर दूंगा। अब डर ये पैदा हो गया जी वो आके ये ना कह दें कि जो करप्शन है वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर तो चपरासी तक फैली हुई है और वो मैं नहीं ठीक से कर सकता और वो ये दावा भी फ्लॉप हो जाए। देखिए, जहां तक एक सेकेंड मार्च करूं, इंग्लिस्तान का कानून ये है कि आप किसी के खिलाफ जो है जाके प्रूफ वहां पे स्कॉटलैंड यार्ड को देते हैं, वो हमने जाके दिए हैं स्कॉटलैंड यार्ड को। प्रोसिक्यूट करना अब स्कॉटलैंड यार्ड का काम है। मेरा एक सवाल है आपसे, हमने केस विड्रॉ नहीं किया अल्ताफ हुसैन के मेरा खिलाफ। एक सवाल है जी, इतनी तनकीद होती है जरदारी साहब पे या नवाज शरीफ साहब पे, उसका तो आधा % भी आप अल्ताफ हुसैन साहब पे अब नहीं करते नहीं के जलसे के बाद, क्या वजह इसकी? नहीं, तनकीद तो हम करते हैं। अगर हम कहते हैं कि वो भत्ता ले रहे हैं, बिल्कुल तनकीद। MQM बिल्कुल। कराची में लड़ाई काहे की है? भत्ते की लड़ाई है ना। भी कहते थे पहले। हम तो तनकीद करते हैं। बहरहाल हमने केसेस जो हैं, जो कागजात थे, स्कॉटलैंड यार्ड को जाके दे दिए।